स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का जो फर्स्ट फेज है, जो कि आपके मई में था, वह समाप्त हो चुका है। काफ़ी बच्चों के फीडबैक भी आए और उसके आधार पे हमें यह सुनने को मिला कि सर जो PYQ का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, कि उससे क्वेश्चन का आइडिया लगा। कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर परीक्षा में आए और कुछ उसके आसपास आए। तो जो बच्चे अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं वह PYQ के प्रैक्टिस सेट को क्या करें, बार बार सॉल्व करें। और दोस्तों 30, 35, 40 जो है प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को परखिए कि आपका कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे तैयारी पूरी है और कौन कौन से टॉपिक आप गलत कर रहे हैं, तो उसका आप रिवीजन करें। तो आइए पहले ही प्रश्न की बात करें। दोस्तों, उस्ताद अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय वादक है, अर्थात जो अमजद अली खान है निम्न में से एक वाद्य यंत्र को बजाते हैं। आपको पता करना है, काफ़ी आसान है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है ये। सितार, सरोद, वायलिन या गिटार। दोस्तों, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद वाद्य यंत्र से है। ठीक है ना, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो इस तरीके का प्रश्न एक आता है और यहाँ पर आसान सा ही पूछा है, अमजद अली खान का संबंध किससे है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति में निहित होती है। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, देखो शक्ति दो प्रकार में यदि हम बांटें तो एक कार्यपालिका शक्ति होती है और दूसरी न्यायपालिका होती है। यदि मैं यहाँ पर इसको बांटूं तो एक क्या है, ये कार्यपालिका है, कार्यपालिका, ठीक है ना, और दूसरा मैं तोड़ूं तो यह हो गया आपका न्यायपालिका। अब जो न्याय दिलाने का कार्य होता है वह कहाँ होता है दोस्तों? वह कोर्ट में होता है। कहाँ होता है? कोर्ट में होता है। ठीक है। और जो कार्यपालिका का कार्य होता है वह राज्यपाल के द्वारा होता है, यानी कि जो कार्यपालिका का हेड होता है वह राज्यपाल होता है। ठीक है। जो आपकी संवैधानिक तरीके से सरकार बनी है, तो सरकार का जो मुखिया होगा वह तो मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्य के राज्यपाल में। तो इसे आप लोग गलत नहीं करेंगे, आप लोग मुख्यमंत्री टिक करके नहीं आएंगे। तो राज्य के राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। और दोस्तों, इसी तरीके से जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। ठीक है। तो सरकार का प्रमुख जो होता है वह आप उसको मान सकते हैं कि वह उसका अगुआ होता है, प्रधानमंत्री, लेकिन जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। बिहू का लोक नृत्य है। दोस्तों, बिहू जो है वह काफ़ी आसान है, बार बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। बिहू एक असम का लोक नृत्य है। ठीक है ना। फसल कटाई के दौरान यह फसलों से संबंधित एक त्यौहार है और दोस्तों यह कहाँ पे? असम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। यह भी बार बार पूछता है, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है ना। और यहाँ का जो प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों वह क्या है? वह बिहू है, जैसा कि आपके उसमें दिया हुआ है। और यदि यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य पूछें, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य पूछें तो सत्रिय है। ठीक है ना। और असम के गुवाहाटी में माँ कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। माँ कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। उससे भी प्रश्न पूछ लेता है कि माँ कामाख्या का मंदिर कहाँ स्थित है। और दोस्तों, माँ कामाख्या के मंदिर में अम्बुबाची त्यौहार भी सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा त्यौहार? अम्बुबाची त्यौहार मनाया जाता है। तो अम्बुबाची त्यौहार से भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों, यह असम से संबंधित कुछ प्रश्न रहे। तो बिहू जो लोक नृत्य है वह असम का है। इसी तरीके से आप चाहे केरला का हो गया, तमिलनाडु का हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा, इन सभी के जो लोक नृत्य हैं उसे आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एकाक आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग का पत्थर है? दोस्तों, एक तो इसकी पहचान क्या है कि गहरे लाल रंग का पत्थर है,
जिसका उपयोग एल्यूमीनियम गलाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है? संगुटिका, बॉक्साइट, माइका या जिप्सम? दोस्तों बॉक्साइट जो होता है वह Al2O3 होता है, Al2O3 होता है, और यह गहरे लाल रंग का भी होता है, जिसका उपयोग एल्युमिनियम गलाने में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसी तरीके से जिप्सम और माइका भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। यह एल्युमिनियम का अयस्क भी है। यह क्या है? यह एल्युमिनियम का अयस्क भी है, और एल्युमिनियम को गलाने में यह एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि आपको जीवन जीने का अधिकार देता है और व्यक्तिगत फ्रीडम देता है। तो आप लोग को पता होगा कि जो भारतीय संविधान में आज़ादी, ठीक है ना, व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार है, वह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। और यदि आपसे वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी पूछता तो वह ऑफकोर्स अनुच्छेद 19 होता। लेकिन यहाँ पे जीवन और अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे कि आपको पुलिस पकड़ रही है तो आपके क्या अधिकार हो सकते हैं? आपको कोई जबरन मृत्युदंड नहीं दे सकता, वह सिर्फ कानूनी तरीके से ही हो सकता है। आपके जीवन का कोई हनन नहीं कर सकता। ऐसे जो दोस्तों अधिकार हैं वह आर्टिकल 21 में वर्णित हैं। और जो आर्टिकल 21 है, यह आर्टिकल 21 है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। जो बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनका कोई हनन नहीं कर सकता। यदि किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यदि किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है दोस्तों, तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और यह बात कि किसी के मौलिक अधिकार का यदि हनन हो रहा है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यह भी बात मौलिक अधिकार, यह भी बात फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 32 में लिखा गया है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग को ध्यान में रखेंगे। और जो मौलिक अधिकार है यह भारत के संविधान में, यह भारत के संविधान में दोस्तों आज के संयुक्त राज्य अमेरिका USA से इंस्पायर है, वहाँ से लिया गया है। यह भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो आप लोगों के लिए जो मौलिक अधिकार है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और दोस्तों एक चीज़ और पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल जो राइट है आपका, वह आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपके संविधान में लिखा गया है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे कि आपके परीक्षा में आने की संभावना है। तो प्रश्न नंबर 5वें का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। यह व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारत का ऊपरी मैदान किस मृदा से बना हुआ है? दोस्तों जैसे कि मिट्टी है, ठीक है ना, जो हमारी पृथ्वी है, यदि मैं अपने भारत के क्षेत्रफल को देखूं, यदि नीचे का यदि अपना क्षेत्रफल देखें और इस तरीके से देखें, तो यह भारत का क्षेत्र जो है, इसका ऊपरी भाग, मैं नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका ऊपरी भाग किस मृदा मतलब होता है मिट्टी, जो आप ऊपर देखते हैं, मृदा मतलब होता है मिट्टी। तो किस मिट्टी से बना हुआ है? तो दोस्तों यह जलोढ़ मिट्टी से भारत का ऊपरी मैदान बना हुआ है। ठीक है ना, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि अधिकता की बात की जाए कि सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों जो नदियों की मिट्टियाँ होती हैं वह अधिकतर जलोढ़ ही होती हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? भूजल, हिमछद, वातावरण, अंतःस्थलीय, समुद्र। दोस्तों जो भूजल है, भूजल मतलब कि पृथ्वी के अंदर जो जल है, आप जिसे बोरिंग करवा के बाहर निकालते हैं, पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा। दोस्तों ताज़ा पानी उस पानी को कहते हैं जिसमें खारापन नहीं होता, जिसमें कि खारापन नहीं होता। और इस पानी का उपयोग, ताजे पानी का तात्पर्य यहाँ पर उस बात से है कि इस खारापन नहीं होता, खारापन इसमें नहीं होता है,
और हम इसका उपयोग कर सकते हैं, उपयोग हम पीने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना, पीने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि अंटार्कटिका और अटलांटिका में बर्फ जमी हुई है, ठीक है ना, अंटार्कटिका और अटलांटिका में बर्फ जमी हुई है और वह बर्फ क्या है, वह पीने योग्य होती है। तो उसे क्या बोलते हैं, हिमच्छद। हिमच्छद मतलब कि ऐसा हिम का मतलब क्या होता है, और छद मतलब कि ढका हुआ, यानी कि बर्फ से ढका हुआ। हिम का मतलब बर्फ, हिमालय बोलते हैं ना कि जहाँ पर हिम का आलय है। हिमालय का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर हिम का आलय है, जहाँ पर बर्फ का आलय है। तो विश्व में जो ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है वह दोस्तों क्या है, हिमच्छद है। जो जमे हुए पृथ्वी पर बर्फ हैं वह ताजे पानी के सबसे बड़े स्रोत हैं। और आप लोग को पता होगा जो नदियाँ भी बहुत सारी बहती हैं वह ग्लेशियर से ही आती हैं, कि बर्फ पिघलती है तो नदियाँ बहती हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमच्छद जो है वह पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, यह बार बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। द रेस ऑफ माई लाइफ, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, विंग्स ऑफ फायर या द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जो युवराज सिंह हैं, आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के बारे में कहीं लिखता है तो उस बुक को क्या कहते हैं, आत्मकथा। और जब दूसरा व्यक्ति किसी और के बारे में लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि युवराज सिंह ने खुद अपने बारे में कोई पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम हमसे पूछा है। तो दोस्तों युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, आपको पता है कि कैंसर के सर्वाइवल थे, फिर इन्होंने उसको डिफीट करके ख़त्म किया। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इनके जीवन का टेस्ट जो पुस्तक है वो इन्होंने लिखा। विंग्स ऑफ फायर दोस्तों आपको पता होगा APJ अब्दुल कलाम पे है। द रेस ऑफ माई लाइफ यानी कि यह मिल्खा सिंह पे पुस्तक है। तो प्रश्न नंबर 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यह युवराज सिंह की आत्मकथा है। खेल नर्सरी योजना सन 2022-23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए में शुरू की गई थी। दोस्तों खेल नर्सरी योजना, सपोज करिए कि इस प्रश्न को आपने नहीं पढ़ा है, तो खेल कूद जो होते हैं वह हरियाणा में दोस्तों अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी फलते फूलते हैं। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कभी कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल होता है तो हरियाणा के लोग ज़्यादा मेडल लेके आते हैं। तो खेल नर्सरी योजना सन 2022-23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा, कहाँ पे, हरियाणा राज्य में शुरू किया गया था। मनोहर लाल खट्टर दोस्तों यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। खेल नर्सरी योजना 22-23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में शुरू किया गया था। पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 जब फरगाना की गद्दी पर बैठा तब वो केवल कितने वर्ष का था, ठीक है। देखो जैसे कि आपको पता होगा कि 1526 में बाबर कहाँ पे आया, बाबर भारत आया, ठीक है ना। फिर बाबर ने यहाँ पर 3 फाइटें लड़ी, 1526, 27, 28 और 29, यहाँ पर 4 फाइटें लड़ी। इसके बाद बाबर ने यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की। तो आपसे पूछ रहा है कि मुगल वंश की स्थापना जब बाबर ने की तो बाबर कब पहली बार शासक बना, और यह फरगना का पहली बार शासक बना था। तो जब बाबर दोस्तों पहली बार शासक बना तो इसकी उम्र महज 12 वर्ष थी। इसकी उम्र कितनी थी, महज 12 वर्ष थी जब यह फरगना की गद्दी पर बैठा। फिर बाबर यहाँ पर 1526, 1527, 1528 और 1529 में दोस्तों युद्ध लड़ा, और 1530 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है ना। इन चारों युद्धों के बारे में आपको बार बार बता चुका हूँ, जैसे इब्राहिम लोदी हो गए, राणा सांगा हो गए, मेदिनी राय हो गए और अफगान हो गए। और इन चारों युद्धों में दोस्तों बाबर ही जीता। कौन जीता, बाबर जीता, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी 1526 में, जिसे पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं। दोस्तों दूसरा युद्ध मेदिनी राय के साथ हुआ, दूसरा युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं, ठीक है ना। और 1528 का युद्ध मेदिनी राय के साथ हुआ, जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। और 1529 में दोस्तों घाघरा का युद्ध हुआ, जो अफगानों के साथ हुआ था। तो इन चारों युद्धों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि फरगना की गद्दी पर जब बाबर बैठा तो उसकी उम्र
12 वर्ष थी। निम्नलिखित में से कौन सी कवक जगत की विशेषता नहीं है? एक कोशिका भित्ति युवक कवक जगत की विशेषता नहीं है। दोस्तों, कवक जगत की विशेषता एक कोशिका भित्ति होती है, बहुकोशिकीय संरचना इनकी होती है, गतिशीलता के लिए कोई तंत्र नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोप्लास्ट युक्त, दोस्तों क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है जो पत्तियों में सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करके अपना खाना पीना बनाते हैं, कहीं ना कहीं उसका संबंध यहाँ से है। तो आपसे कवक जगत की विशेषता नहीं है पूछा है, तो यह तीनों कवक जगत की विशेषता हैं और चौथा कवक जगत की विशेषता नहीं है, तो इसलिए प्रश्न नंबर 11 में आंसर आपका चौथा हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट युक्त। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सन 2011 की जनगणना भारत की राष्ट्रीय जनगणना थी। दोस्तों, जो सन 2011 की जनगणना है वह सबसे नवीनतम जनगणना है, यानी कि अभी जो सबसे लेटेस्ट जनगणना भारत में हुई है वह सन 2011 में हुई है। अब यहाँ पर पूछा है कि भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है, और आपके ऑप्शन 15, 11, 20 और 17 दे रहे हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आज़ादी के बाद से यदि हम काउंट करें तो 1951, ठीक है, फिर इसके बाद 1961, फिर 1971, फिर 1981, 1991, फिर सन 2001, फिर सन 2011। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यदि दोस्तों यहाँ पे 7 भी ऑप्शन में होता तो आज़ादी के बाद से उसका करेक्ट आंसर होता 7, लेकिन आपके ऑप्शन में 15, 11, 20 और 17 है। ठीक है ना, तो मामला क्या हो गया, फंस गया। तो अब हम आज़ादी के पहले भी चलेंगे, जब से जनगणना शुरू हुई थी। दोस्तों 1881, 1891, यहाँ पर 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 और 51 तो है ही। तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। दोस्तों सन 2011 की जनगणना भारत की राष्ट्रीय जनगणना थी। अब यहाँ पर देखिए 11, 20, 17 और 15 दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन हमारा ऑफिशियल यहाँ पे 14 आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो दोस्तों 1881 से अपने देश की जनगणना प्रॉपर तरीके से मानी जाती है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहले भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने शुरू करवाई थी। ठीक है ना, यह कंप्लीट तो नहीं हो पाई, लेकिन भारत में जो जनगणना है वह यहीं से मानी जाती है। तो 14 + 1 15, यानी कि 1872 से लेके सन 2011 तक सारे जनसंख्या जो भी प्रयास हुए, यदि उसको काउंट किया जाए तो सबसे जो एक्यूरेट आंसर आ रहा है वह 15 आ रहा है। यदि आपसे आज़ादी के बाद पूछे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगा दो कि 7 बार जनगणना हो चुकी है। ठीक है ना, और यदि सारा का सारा पूछे तो 1872 से जोड़ो, क्योंकि पहली बार जनगणना भारत में 1872 से शुरू हुई थी। प्रॉपर तरीके से 1821 हुई, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम 1872 से ही मानेंगे। तो हमारा 15 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 10 वर्षों में दोस्तों जनगणना होती है, प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है। ठीक है, तो सन 2000 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पहला हो जाएगा 15। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों मास्टर ब्लास्टर रमेश सचिन तेंदुलकर का नाम है। और दोस्तों यह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं क्रिकेट जगत के जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है ना, तो मास्टर ब्लास्टर की जो उपाधि है वह सचिन तेंदुलकर की है। इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। भारत रत्न की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत का पुरस्कार है वह भी दोस्तों तेंदुलकर जी को मिला हुआ है, और मास्टर ब्लास्टर की उपाधि इनकी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। निम्न में से कौन से अभिनेता
महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन सन 2023 के ब्रांड एम्बेसडर थे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के कौन से अभिनेता महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन जो सन 2023 के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो आपको पता होगा फरहान अख्तर, ठीक है ना। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो सन 2023 में हुआ था, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? फरहान अख्तर थे। तो इस तरीके के भी दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप लोग सबसे पहले यह जान लो कि ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है कि ऐसे गैस जो वातावरण में दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य करते हैं, ताप को बढ़ाने का कार्य करते हैं, प्रदूषण को फैलाने का कार्य करते हैं, उनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे गैस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे गैस जो वातावरण के तापमान को बढ़ाने का कार्य करते हैं और प्रदूषण को फैलाने का कार्य करते हैं, ऐसे गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन हो गया। तो ऑफकोर्स मीथेन जो है वह ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस कहते हैं यह भी है, कार्बन डाइऑक्साइड यह भी है। दोस्तों जो नाइट्रोजन गैस होती है वह ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो अब हमसे नहीं है पूछा है, तो हमारा चौथा जो ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्रदूषण फैलाने वाली गैसेस होती हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं और हमसे नहीं पूछा है, इसलिए हमारा आंसर नाइट्रोजन होगा। तो प्रश्न नंबर 15 में आंसर क्या हो गया? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सितंबर सन 2021 में वायुसेनाध्यक्ष CAS के रूप में पदभार ग्रहण किया? दोस्तों निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सितंबर सन 2021 में वायुसेनाध्यक्ष, जैसे कि 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं, एक जल सेना, एक थल सेना, एक वायु सेना, और तीनों के जो हेड होते हैं दोस्तों वह चीफ डिफेंस ऑफिसर यानी कि CDS होते हैं, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा है कि सन 2021 में वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति ने पदभार ग्रहण किया? दोस्तों विवेक राम चौधरी यहाँ पर जो हैं वह सन 2021 में वायुसेना के हेड के रूप में पदभार ग्रहण किए। अभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? थल सेना, जल सेना, वायुसेना, और जो CDS, जो दूसरे CDS बने हैं चीफ डिफेंस ऑफिसर अनिल चौहान जी, उनके बारे में पढ़ना कि कौन बने हैं, कब बने हैं, किसकी मृत्यु होने के बाद बने, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? दोस्तों एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पे जस्ता हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। यदि आपको पोटेशियम की प्रकृति पता होगा तो जो K होता है वह कोल्ड H2O से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है ना। यानी कि जो K होता है, जो पोटेशियम होता है, वह ठंडे पानी से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर पोटेशियम है। थोड़ा टफ क्वेश्चन भी हो गया, लेकिन यदि आप लोगों ने याद कर रखा है तो डेफिनेटली आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, K यहाँ पर है, H+OH- में इसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। तो K+ हो गया, तो KOH यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तुरंत बना लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा, क्योंकि K+ क्या हो गया? एसिड हो गया। यदि हम उसे बेस माने तो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है वह 1757 में हुआ, और इस युद्ध था यह दोस्तों ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे प्लस वर्सेस बंगाल के नवाब। कौन? बंगाल के नवाब कौन था? सिराउद्दौला, ठीक है ना। बंगाल के नवाब सिराउद्दौला, और दोस्तों ब्रिटेन के जो उस समय सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव के रूप में, रॉबर्ट क्लाइव से हुआ था। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा है? ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है ना, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। यह एक षड्यंत्रकारी जीत थी, लेकिन जीत हुई थी।
और यहीं पर ऐसा माना जाता है कि 1757 की जो प्लासी की युद्ध थी, अंग्रेजों की नींव काफ़ी ज़्यादा भारत में मजबूत पड़ गई। फिर बक्सर जीतने के बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट अपने हाथ में ले लिया। दीवानी राइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, वहाँ से टैक्स कलेक्शन का अधिकार इन्होंने पा लिया, ठीक है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? दोस्तों दीपिका कुमारी आई थिंक यह झारखंड की निवासी हैं। आप लोगों ने बहुत बार इनका नाम देखा होगा, एक तीर कमान के साथ, यह क्या है, यह तीरंदाज हैं, ठीक है ना। दीपिका कुमारी जो हैं वह भारत की एक सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज के रूप में इनको जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तीरंदाजी। ऋग वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी की एक देवी थी? दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल है, ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल यदि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि सन 2023 प्लस 1500 और जोड़ दो तो इतने वर्षों पहले, ठीक है, जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता का विकास हुआ तो उसे ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं। और उसमें जिसे एक नदी की एक देवी थी, यानी कि नदियों की जो देवी थी, उसे सिंधु नदी कहते थे, क्योंकि दोस्तों ऋग्वैदिक जो वेद हैं उसमें सिंधु नदी का जिक्र सर्वाधिक बार आता है, यानी कि सिंधु नदी को उसमें नदी की एक देवी के रूप में कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ऋग्वैदिक काल हो गया, आपका बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इन सब का टच भी आपके परीक्षा में है। निम्नलिखित में से किसने सनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या सनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्लासिकल डांस द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार सन 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों जो सन 2021 में सम्मानित किया गया सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से, उनका नाम क्या है, अपर्णा सतीशन, ठीक है ना। इसे आप लोग को याद रखना है कि सदर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्लासिकल डांस द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार सन 2021 से सम्मानित अपर्णा सतीशन को किया गया है। दोस्तों सरोजा आपको पता ही होगा कि यह क्या है, कोरियोग्राफर। प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, यानी कि एक क्षेत्र है जिसे धौलावीरा कहते हैं, उसे 3 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है ना। तो 4, 2, 5 या 3। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पूरब का क्षेत्र कहाँ पर है, पश्चिम का क्षेत्र कहाँ पे है, उत्तर का क्षेत्र कहाँ पे है, ठीक है ना, और दक्षिण का क्षेत्र कहाँ पे है, और कहाँ पर आपको सबसे बड़ा बाथरूम मिला, कहाँ पर बंदरगाह मिले, कहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली, कहाँ पर जूते हुए खेत मिले। ये दोस्तों 8-10 क्वेश्चन जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी परीक्षा में पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सी आवास योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए है? प्रधानमंत्री कौशल विकास का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यह स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पर आवास, यहाँ पर घर नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। दोस्तों कौन सी आवास योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। दोस्तों गांव में जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए ग्रामीण आवास योजना यहाँ पर चलाई जा रही है, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री जन धन योजना भी कुछ इसी तरीके की योजना है। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, लेकिन आप लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना टिक कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि करेक्ट इसका आंसर क्या है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या नागालैंड। दोस्तों खजुराहो मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है और यहीं पर खजुराहो नृत्य महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो काफ़ी आसान सा प्रश्न था। तो प्रश्न नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति में, ठीक है ना, 1857 की क्रांति में जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर, इनको दोस्तों जो क्रांतिकारी थे इनको अपना हेड बनाया था कि आपके ही नेतृत्व में हम लोग क्रांति कर रहे हैं। इससे अंग्रेजों ने दुखी होकर इनको, इनके परिवार को गोली मारकर फिर इसके बाद इनको रंगून भेज दिया था। कहाँ पे? रंगून, जो उस समय बर्मा में था
और आज इसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो बहादुर शाह जफर थे, रंगून में ही यानी कि बर्मा में ही 1862 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है ना। और एक दोस्तों पंक्तियां कुछ बड़ी फेमस है इसमें कि जब हडसन ने इनको गिरफ्तार किया तो क्या बोला, दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, ठीक है ना। तो इन्होंने फिर इसको क्या जवाब दिया था, गाजियों में जब तक रहेगी, ठीक है ना, गाजियों में जब तक रहेगी। चलो बस इतना ही सुनो। तो प्रश्न नंबर 25 समय का आंसर क्या हो गया, 1862 हो गया। तो 1857 में बहादुर शाह जफर को इन्होंने कैद करके रंगून भेज दिया और 1862 में इनकी क्या हो गई, मौत हो गई, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाए, 1862 हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि आज के 25 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ऐसा करते हैं कि सभी प्रश्नों के जवाब आपको पता होंगे। जिस भी सेगमेंट से आपको नहीं पता होगा उसको आप पढ़िए और फिर से और भी प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं उसको अपनी तैयारियों को बूस्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।